हाँ जी। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। ये वीडियो सीए फाइनल सीरीज की पहली वीडियो है और इसके अंदर हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक के ऊपर। हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक पे लगने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। उनसे रिलेटेड आए हुए पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स के क्वेश्चंस या आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट वाइज भी अपलोड किए जाएंगे। पहले वीडियो कॉन्सेप्ट की अपलोड करी जाएगी, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो अपलोड करी जाएगी। तो दो स्टूडेंट्स जो सीए फाइनल में है उनको एडवाइस है कि वो पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो को देखें, उसके बाद क्वेश्चन की वीडियो पे जाएं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं हमारे टॉपिक की, तो जो जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चर्चाएं मैं आपसे करना चाहता हूं। जो इंड एएसआई इंड एएस आने के बाद जो प्रीवियस लगने वाले गैप थे अकाउंटिंग के गैप का मतलब हो गया कि अकाउंटिंग करने के को प्रावधान करते हुए ऐसा कोई भी सरकारी दस्तावेज कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट पेपर जो ये बताता हो कि अकाउंटिंग कैसे करना है, वो उस कंट्री के अकाउंटिंग गैप में आ जाती है। इंड एएस से पहले जो अकाउंटिंग गैप थे वो थे हमारे एएस। ये आज भी काफी कंपनियों पे जिन पे इंड एएस एप्लीकेबल नहीं है उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, और इंड एएस आने के बाद तो इंड एएस लग ही गए। तो बेसिकली जो ये अकाउंटिंग गैप थे, इंड एएस आने के बाद इनको आई गैप बोलना शुरू कर दिया, इनका नाम चेंज कर दिया, इनका नाम कर दिया आई गैप। तो पूरी वीडियो में जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा आई गैप, जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं आई गैप, तो आप समझ जाना मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। और अदरवाइज मैं इंड एएस वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप समझ जाना कि मैं इंड एएस के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। जब आप कोई भी इंड एएस पढ़ोगे, इधर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या आगे आने वाला कोई भी इंड एएस, तो उसमें क्या होगा, ये जो आई गैप है, क्योंकि आप ये आई गैप ना दोस्तों आप क्या कर रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर मैं आपको बचपन में ले जाऊं तो आपकी सीपीटी, आपकी सीए फाउंडेशन, आपकी 11th क्लास, आपकी 12th क्लास, इन सब में जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड थे। तो होगा क्या, आप जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे ना, तो ये आई गैप का लॉजिक आपके कान में भिनभिनाने लगेगा कि ये तो ऐसे होना चाहिए, ये तो वैसे होना चाहिए। ये तो ट्रांजैक्शन दिखा रही है कि हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर है तो जनरली प्रेफरेंस शेयर को हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करके बुला देते हैं, लेकिन इंड एएस में इसकी पिक्चर थोड़ी चेंज हो गई है। पुराने जमाने अलग थे जब प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल दिया जाता था। अब प्रेफरेंस शेयर का जो अग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत प्रेफरेंस शेयर इशू करे जा रहे हैं, उनको स्टडी किया जाता है कि क्या उनमें कुछ ऐसा तो नहीं जो ऑब्लिगेशन जैसा लगे, और अकॉर्डिंगली उसको लायबिलिटी में क्लासिफाई भी कर दिया जाता है। लेकिन जब हम ऐसी कोई चर्चा कर रहे होंगे तब आपका पुराना कॉन्सेप्ट, आपका आई गैप आपके कान में भिनभिनाने लगेगा और कहेगा कि नहीं, ये तो प्रेफरेंस शेयर है, ये तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसको तो कैपिटल होना चाहिए, आप इसको लायबिलिटी कैसे बना रहे हो। तो आपको इससे लड़ना होगा। इससे लड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक कसम खानी होगी। आपको क्या कसम खानी होगी कि आप हमेशा सब्सटेंस ओवर फॉर्म चेक करोगे। आप हर एक ट्रांजैक्शन को इन डेप्थ में चेक करोगे। आप लगने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लगने वाला आई गैप जो आपके कान में भिनभिना रहा होगा, अपना लॉजिक दे रहा होगा, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। आप उस ट्रांजैक्शन को डिग करोगे और चेक करोगे कि वो
जो है उसका सब्सटेंस एक्चुअली में क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में क्या कहना चाहता है, आप वो चेक करोगे, उसके बाद ही आप ये डिसाइड करोगे कि वो ट्रांजैक्शन कहाँ क्लासिफाई होनी चाहिए थी। ओके जी, तो अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये है कि राम ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। राम ने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो उसने जो फंडिंग उठाई है, फंडिंग का उठाने का मतलब है उसने जो पैसे उठाए, उसने दो लोगों से पैसे उठाए, एक लक्ष्मण से उठाए और एक सीता से उठाए। लक्ष्मण से उसने लिए 10 लाख रुपए उधार और कहा कि मैं आपको इस दरमियान में चुका दूंगा, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देके चुका दूंगा, ये मेरा पीरियड रहेगा। और लक्ष्मण ने राम को 10 लाख रुपए का लोन दे दिया। राम ने सीता से भी उधार लिया, उधार नहीं लिया, राम ने सीता को कहा कि तुम सीते, तुम मुझे 20 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें इसके बदले में इक्विटी शेयर्स दे दूंगा। तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें इक्विटी शेयर दे दूंगा। कितने? 2 लाख इक्विटी शेयर दे दूंगा एट 10 ईच। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, राम की बैलेंस शीट में, राम की बैलेंस शीट के अंदर अगर हम राम की बैलेंस शीट बनाएं, एसेट और लायबिलिटी, लक्ष्मण का लोन और सीता की शेयर कैपिटल आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी 20 लाख रुपए से, लक्ष्मण का लोन आएगा 10 लाख रुपए से, एंड सीता की बैलेंस शीट के अंदर, सीता की बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी 20 लाख रुपए से, और लक्ष्मण की बैलेंस शीट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आएगी 20 लाख रुपए से। तो इस पूरी जो इस ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं, लक्ष्मण के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है अगर मैं उसकी बात करूं, तो उस ट्रांजैक्शन के तहत एक पार्टी की बुक्स में तो एसेट बना, दूसरी पार्टी की बुक्स में लायबिलिटी बना। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन की बात करूं तो एक पार्टी की बुक्स में वो एसेट बना, दूसरी पार्टी की बुक्स में वो कैपिटल बना। इसका मतलब कोई एक ट्रांजैक्शन किसी एक पार्टी की बुक्स में तो हमेशा एसेट बनेगा, किसी दूसरी पार्टी की बुक्स में या तो वो इक्विटी बन सकता है या फिर वो लायबिलिटी भी बन सकता है किसी दूसरी पार्टी की बुक्स में। तो एक पार्टी की बुक्स में तो वो एसेट बन के चलेगा, दूसरी पार्टी की बुक्स में वो लायबिलिटी भी बन सकता है और इक्विटी भी बन सकता है। डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? उसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या ट्रांजैक्शन करी है। अब बात करते हैं कि सीता का जो पैसा है वो इक्विटी में क्यों गया और लक्ष्मण का जो पैसा है वो लोन में क्यों गया। तो आइए ये जानते हैं राम से। आप किससे जानना है? ईश्वर से। राम कौन है यहाँ पे? राम है ईश्वर। ईश्वर तो है ही राम, लेकिन यहाँ पे ईश्वर भी है। तो राम जो ईश्वर है वो एक कह रहा है कि साहब लक्ष्मण वाला जो पैसा है ना, लक्ष्मण वाला जो पैसा है ये मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन है। आप एक बार राम की जगह पे आके देखो, राम के सर पे कितनी टेंशन है। राम रोज जब दुकान से आता है तो अपनी सेल कैलकुलेट करते वक्त वो यही हिसाब लगाता है कि साहब ये दिन आ जाएगा तो लक्ष्मण को पैसे देने हैं, साहब मैं कैसे पैसे दूंगा, क्या मैं दे पाऊंगा। जैसे जैसे वो डेट नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राम के माथे पे पसीना आता जा रहा है कि मेरी ऑब्लिगेशन आने वाली है, मैं पैसे कैसे लौटाऊंगा। तो राम के माथे पे हमेशा जब भी वो लक्ष्मण के लोन की तरफ देखता है तो उदासी छा जाती है, क्योंकि उसको लिखा है कि यार ऑब्लिगेशन आ रही है। लेकिन जब भी राम सीता की लोन की तरफ देखता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि सीता के पास कोई राइट नहीं है कि वो 20 लाख रुपए आके राम से मांग ले कि भाई मेरे पैसे लौटा दो। सीता के पास ऐसा कोई राइट नहीं है।
तो अगर मैं बात करूं कि क्यों राम ने इसको लोन में क्लासिफाई कराया, क्यों राम ने इसको इक्विटी में क्लासिफाई कराया, तो उसका एक ही कंटेक्स्ट है, वो है ऑब्लिगेशन। जहां पे राम के लिए ऑब्लिगेशन थी कि साहब उसको पैसा देना है, उसके सर पे कांटों का ताज था, टेंशन थी उस बात की, तो उस ट्रांजेक्शन को लोन में क्लासिफाई कर दिया। लेकिन जहां रामचिल मार रहा था कि ठीक है जब जब समय आएगा तब देखेंगे, उस ट्रांजेक्शन को इक्विटी में डाल दिया गया। जैसे आप कभी कभार अपने दोस्तों से उधार लेते होगे, तो आप ना तो आपका बेचारा वो दोस्त आपसे मांग सकता है, या आपने कभी किसी दोस्त को उधार दिया होगा, ना तो आप कभी उससे पैसे मांग पाए, ना ही उसने कभी देने की इच्छा जताई। तो वो जो पैसा उसने आपसे लिया वो कहाँ चला गया, वो इक्विटी में चला गया, क्योंकि उसको लौटाने की कोई ऑब्लिगेशन उसकी नहीं थी, क्योंकि आप मांग नहीं सकते, दोस्त है क्या करें, और वो दे नहीं रहा, तो वो पैसा वो कहाँ चला गया, वो इक्विटी में चला गया। तो इक्विटी और लाइबिलिटी, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल नंबर 1 की बात करूं, तो इक्विटी और लाइबिलिटी में जो एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस निकल कर आया, वो निकल कर आया ऑब्लिगेशन का। ऑब्लिगेशन ही एक ऐसी चीज है जो इक्विटी और लाइबिलिटी को अलग करती है। अगर इक्विटी और लाइबिलिटी को अलग करने वाली कोई एक चीज है, तो उसमें से, उन सभी चीजों में से कोई एक चीज ऑब्लिगेशन भी है। अब बात करते हैं स्टोरी को थोड़ा आगे ले जाते हुए लक्ष्मण के केस की। कलर ब्लैक ही ले लेते हैं, हाँ जी, लक्ष्मण के केस की। तो लक्ष्मण को लेट्स से हर ड्यू डेट पे, हर महीने की 1 तारीख पे, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ 1 लाख रुपए देने होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के। राम की ऑब्लिगेशन है कि हर महीने की पहली तारीख को राम लक्ष्मण को रिपे करेगा 1 लाख रुपए, हर महीने की पहली तारीख को राम ऐसा करके चलेगा। तो अब लक्ष्मण आ गया पहली तारीख को राम से पैसे मांगने। तो जब 1 जनवरी आई, तो लक्ष्मण आया कि भाई मेरे पैसे दे दो। तो राम ने कहा भाई पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है का क्या मतलब है? तो उसने कहा देख भाई पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम एक काम कर, तू मुझसे इक्विटी शेयर ले ले। इक्विटी शेयर ले लूं? उसने कहा हाँ, तो मुझसे ना इक्विटी शेयर ले ले। मेरे इक्विटी शेयर 10 रुपए के हैं, तू मुझसे एक काम कर, 10,000 शेयर्स ले ले एट 10 ईच। तो मुझसे शेयर्स ले ले, 10 रुपए का एक शेयर, मेरे से मेरे इक्विटी शेयर ले ले इस 1 लाख रुपए के भुगतान के लिए। लक्ष्मण चलो दोस्ती यारी का मारा था, उसने कहा चल भाई दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार फिर आया, फिर राम के पास पैसे नहीं थे, राम ने फिर इसे इक्विटी शेयर दे दिए, सेम 10, इस बार 25 रुपए का एक शेयर था, तो राम ने उसको 4,000 शेयर्स दे दिए एट 25 ईच। राम ने कहा कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ गई है, तू 1 लाख रुपए ये मेरे से ले ले। उसके बाद जब अगली तारीख आई 1 मार्च, तो क्या हुआ, एक सेकेंड, तारीख आई 1 मार्च, तो राम फिर से उसको चूना लगाने की सोच रहा था कि यार तो इस बार भी मेरे से काम कर, इक्विटी शेयर ही ले ले। लेकिन इस बार उसने मना कर दिया, तो राम को इस बार कैश देना पड़ा, या बैंक से पैसे देना पड़ा 1 लाख रुपए। अब आप मुझे एक बात बताओ, चलो एक काम करते हैं, पहले इस लाइन को हम इग्नोर कर देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, चूंकि राम हर बार इक्विटी शेयर ही दे रहा है, तो ये जो लोन लोन मैंने क्लासिफाई किया है, क्या मैं इसको इक्विटी शेयर मान लूं? भाई राम तो हर बार इसके इक्विटी शेयर ही दे रहा है, हर बार इसकी पेमेंट इक्विटी शेयर में ही कर रहा है, तो क्या मैं इसको भी इक्विटी शेयर मान लूं कि मैंने एक्चुअली में राम लक्ष्मण से लोन नहीं लिया था, मैंने तो एक्चुअली में उससे इक्विटी शेयर ही इशू, उस पैसा जो लिया था इक्विटी शेयर के बदले में ही लिया था, बस मैं उसे धीरे धीरे करके दे रहा हूँ। अगर आप कहते हो तो हाँ, तो भाई फिर 1 मार्च को अलग स्टोरी हो गई, 1 मार्च को वो नहीं माना लक्ष्मण, डज नॉट एग्री। तब राम को 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ गई इन कैश। अगर ये तब इक्विटी थे, तो फिर ये अब क्या दोबारा लोन हो जाएंगे?
तो क्या अब ये दोबारा से लोन में क्लासिफाई हो जाएंगे? तो द आंसर इज नो। यहां हो क्या रहा है, अगर हम इसकी सब्सटेंस को देखें, तो अगर आप एक बात बताओ कि जहां पे जो 10,000 शेयर इशू हुए और यहां पे जो 4,000 शेयर इशू हुए, क्या राम ने ऐसा नहीं करा कि इस 10,000 शेयर को और इस 4,000 शेयर को एज अ करेंसी की तरह इस्तेमाल कर लिया? उसने कहा कि जैसे ही ऑब्लिगेशन उसके पास आई, तो उसने कहा कि मैं नोट ना देके मैं तुझे शेयर दे देता हूं। अब आप खुद सोचो, कई बार ऐसा भी होता है प्रैक्टिकली कि आपने किसी से पैसे लेने हैं, वो बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो आप उससे इन काइंड कुछ ले लेते हो, उसका फोन ले लिया, कुछ ले लिया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेरे से पैसे लेने हैं, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, जब आप ड्यू डेट पे मेरे से पैसे मांगने आए, मैंने हर बार आपको मना कर दिया, आपने एक दिन परेशान होके मेरे से मेरा फोन ले लिया, तो क्या वो एग्रीमेंट डे वन पे, क्या वो एग्रीमेंट डे वन पे फोन परचेज का एग्रीमेंट क्लासिफाई हो जाएगा? हम तो यहाँ पे डे वन की बात कर रहे हैं ना, हम इसी इसी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या वो एग्रीमेंट डे वन पे परचेज ऑफ मोबाइल फोन या परचेज ऑफ बिल्डिंग या परचेज ऑफ लैंड का हो जाएगा, रेदर देन लोन का? द आंसर इज नो। आपने उस मोबाइल फोन को या कोई भी उस एसेट को जिसको आपने कंसिडरेशन की तरह ले लिया उस लोन के भुगतान के लिए, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हाँ ठीक है यार, तूने मेरे को इतने रुपए देने हैं, चल एक काम कर, तू दे तो रहा नहीं है, तू अपनी ये चीज मेरे को दे दे। उसी तरीके से राम ने भी क्या करा, अपने इन शेयर्स का इस्तेमाल कर लिया, इसको इस 1 लाख रुपए को चुकाने के लिए, अपने इन शेयर का इस्तेमाल कर लिया इस 1 लाख रुपए को चुकाने के लिए। तो फिर इस ट्रांजेक्शन और इस ट्रांजेक्शन, सीता वाली ट्रांजेक्शन में क्या फर्क रह गया? इस सीता वाली ट्रांजेक्शन और लक्ष्मण को दिए जाने वाले इक्विटी शेयर में ये फर्क है कि सीता को जो हमने इक्विटी शेयर दिए वो फिक्स हो चुके थे उसी दिन, जिस दिन सीता ने हमको पैसे दिए, उस दिन इक्विटी शेयर का नंबर और अमाउंट दोनों फिक्स हो चुके थे। एक सिंपल सी ट्रांजेक्शन बन चुकी थी वो, कि तुम मुझे 20 लाख रुपए दो और मैं तुम्हें 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले दे देता हूँ। यही इक्विटी शेयर एक्चुअली में बेसिकली होते हैं, कि सिंपल तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें शेयर दे देता हूँ। इसके अलावा इक्विटी शेयर में कोई तीसरी लेग नहीं होती, अगर वो आ रही है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला हो रहा है। तो सीता के साथ की जो ट्रांजेक्शन है उसमें 2 लाख इक्विटी शेयर उसी टाइम फिक्स हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण के साथ की जो ट्रांजेक्शन है उसमें 10,000 शेयर पहली बार गए, 4,000 शेयर अगली बार गए। क्यों गए अगली बार? क्योंकि पहला जो दाम था, पहली ट्रांजेक्शन का जो दाम था वो 10 रुपए था, अगली ट्रांजेक्शन में उसके शेयर का प्राइस बढ़ चुका था। आप ये समझ लो, पहले राम ने 10-10 के नोट दिए और 10,000 नोट दिए, 10-10 के 10,000 नोट दिए 1 लाख रुपए के। जब वो 1 फरवरी को पैसे मांगने आया तो राम ने 20 रुपए और 5 का सिक्का, 25 रुपए, अब 25 का नोट तो आता नहीं, क्या करे, 20 रुपए और 5 रुपए, 25-25 रुपए करके 4,000 उसको डिनोमिनेशन में 1 लाख रुपए दिए। तो चाहे उसने इक्विटी दिया या 10 का नोट दिया, इसमें क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया। तो इसका मतलब ये जो 10,000 रुपए हैं ये उसने एज अ करेंसी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर लिए। क्योंकि उसने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर लिए लाइबिलिटी के भुगतान के लिए, हेंस ये जो ट्रांजैक्शन लक्ष्मण के साथ हुई ये एक लाइबिलिटी ही है। ये क्या है? एक लाइबिलिटी ही है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बात करते हैं, हमने राम और सीता का केस भी देख लिया, लक्ष्मण वाला केस भी देख लिया। हाँ, अब एक थोड़ा प्रैक्टिकल केस में आपके साथ रखता हूं कि ए लिमिटेड ने, ब्लैक पेन ले लेते हैं, हाँ, ए लिमिटेड ने इशू करे कंपल्सरी कंपल्सरी प्रेफरेंस शेयर टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने कंपल्सरी प्रेफरेंस शेयर इशू करे। कोई डिविडेंड इसके अंदर अक्रू नहीं हो रहा, कोई डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव है, सिंपल बस ये है कि ये शेयर कंपल्सरली कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में। कब इशू करे? 1 जनवरी 2022 को।
ये कब कन्वर्ट होंगे? 31 दिसंबर 2022 को। आप कहां पे खड़े हो? आप खड़े हो 1 जनवरी में। यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड एंड मैनेजमेंट ने आपसे पूछा है कि बताओ इस कंपलसरी प्रेफरेंस शेयर को हम कैसे ट्रीट करें 1 जनवरी में। आपके सामने दो केसेस हैं। दो केसेस कौन से हैं? केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 ये है कि इस कंपलसरी प्रेफरेंस शेयर का जो अग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रेफरेंस शेयर 1 लाख इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 10 ईच। और यहां लिखा हुआ है कि ये प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे 1 लाख, ये कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स में, जो जिसकी वैल्यू जो डिटरमाइन होगी कब? 31 दिसंबर 22 को। 31 दिसंबर 22 को जो शेयर की वैल्यूएशन होगी उसके हिसाब से हम उतने शेयर कॉरस्पॉन्डिंगली उसको दे देंगे। अगर ये 10 लाख रुपए है, शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो 1 लाख शेयर दे देंगे। अकॉर्डिंगली 20 है तो 50,000 शेयर दे देंगे और उस हिसाब से 31 दिसंबर को हम वैल्यूएशन में देख लेंगे। तो आपको ये बताना है केस नंबर ए में, केस नंबर 1 में आप इसको क्या ट्रीट करोगे? इक्विटी या लायबिलिटी? इक्विटी ट्रीट करोगे या लायबिलिटी ट्रीट करोगे? अगर मैं इसको अपने एग्जांपल में रखूं तो आप ये देखो, आज की डेट में 1 लाख शेयर फिक्स हो चुके हैं, पैसा आ चुका है। दो शेयर इश्यू दिसंबर में होंगे, लेकिन ये फिक्स है कि 1 लाख शेयर ही इश्यू होंगे, 10 रुपए वाले ही इश्यू होंगे। सेम है सीता केस, कि भाई सीता के केस में बस इतना फर्क था कि सीता ने पैसे पहले दे दिए थे, शेयर हमने सीता को पहले ही दे दिए थे, बट यहाँ पे शेयर हम दिसंबर में दे रहे हैं, इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फिक्स हो चुके हैं और हम एक सिंपल सी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बी लिमिटेड के साथ, कि बी लिमिटेड से पैसे ले लिए और बी लिमिटेड को शेयर दे दिए, तो ये ट्रांजेक्शन एक इक्विटी ट्रांजेक्शन है। केस 2 की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, हमने बी लिमिटेड से पैसे ले लिए, हमने उसको ये तो कहा कि साहब हम आपको शेयर देंगे, हम आपको जो भुगतान करेंगे 10 रुपए के नोटों में करेंगे, हम आपको देंगे तो शेयर ही, लेकिन कितने शेयर देंगे उसका पता तो दिसंबर में चलेगा। भाई आपने 10 लाख रुपए ले लिए, आपने उसको कहा मैं पैसे तो तुम्हें लौटा दूंगा, भाई अब मैं तुम्हें 500 के नोट कितने दूंगा, 1000 के नोट कितने दूंगा, 2000 के नोट कितने दूंगा, 10 के नोट कितने दूंगा, वो दिसंबर में पता चलेगा, जिस हिसाब से वैल्यूएशन निकलेगी उस नोट की। नोट की वैल्यूएशन तो सेम ही रहती है, लेकिन शेयर की वैल्यूएशन बदल जाती है, तो दिसंबर में पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि आप शेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हो किस पर्पज से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये इस केस में प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी बन जाएंगे। इस केस में प्रेफरेंस शेयर क्या बन जाएंगे? लायबिलिटी बन जाएंगे। तो इक्विटी और लायबिलिटी में ये कोई फर्क इक्विटी लायबिलिटी का नहीं है। अगर आप देखो तो ये फर्क कोई इक्विटी लायबिलिटी का नहीं है, ये फर्क तो शेयर्स के इस्तेमाल की वजह से आया है, कि अगर मैंने शेयर का इस्तेमाल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर लिया तो वो लायबिलिटी बन गए, अगर मैंने शेयर का इस्तेमाल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं करा तो फिर वो इक्विटी ही रह गए। तो बेसिक फर्क जो है इक्विटी और लायबिलिटी में वो आज भी ऑब्लिगेशन का ही है। अब एक बात और देखते हैं कि जो ये 3 तरीके हमने नोटिस करी, हमने बात करी इस पे कि इक्विटी दे दिया और यहाँ पे लक्ष्मण ने एग्री नहीं करा। आप एक बात नोटिस करो, लक्ष्मण ने एग्री नहीं करा, इसका मतलब है कि लक्ष्मण के पास पावर थी कि वो राम को मना कर सकता है कि साहब मैं नहीं लेता, जाओ यहां से, मैं नहीं लेता, मैं तुमसे शेयर नहीं लेता, मुझे चाहिए पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। लक्ष्मण के पास पावर थी। लक्ष्मण के पास पावर होने का मतलब हो गया कि राम के पास पावर नहीं थी। लक्ष्मण के पास पावर होने का क्या मतलब हो गया कि राम के पास पावर नहीं थी। राम कैन नॉट अवॉइड द पेमेंट ऑफ कैश। राम के पास वो ताकत नहीं थी कि वो 1 लाख रुपए की पेमेंट को अवॉइड कर सके, और इसलिए ही राम के पास ऑब्लिगेशन थी। राम के सर पे वो कांटों का ताज इसीलिए था क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं थी कि वो अवॉइड कर जाए वो 1 लाख रुपए की पेमेंट को। तो चूंकि राम अवॉइड नहीं कर सकता था वो 1 लाख रुपए की पेमेंट, इस वजह से राम के ऊपर ऑब्लिगेशन था, और चूंकि राम के ऊपर ऑब्लिगेशन था इसलिए लक्ष्मण से लिया गया पैसा राम के लिए
लायबिलिटी था। अब चलते हैं अपने इंड एएस की परिभाषाओं के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर, और हम अब उनको समझने की कोशिश करते हैं अपने राम श्याम के एग्जाम्पल के साथ। तो शुरू करते हैं। देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 3 इंड एएस कवर होते हैं, 32, 109 और 107। अब 32 क्या होता है? 32 बताता है डेफिनेशन के बारे में, 109 बताता है जो डेफिनेशन आप समझ के आओगे उस ट्रांजैक्शन को आप अकाउंटिंग कैसे करोगे, 107 बताता है कि आप उस ट्रांजैक्शन का, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में डिस्क्लोजर्स क्या क्या दोगे। तो सबसे पहले 32 को समझना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद इंड 109 पे, उसके बाद 107 पे। क्या ये चीज आपके लिए रेलेवेंट है कि क्या चीज 32 इंडेस 32 में लिखी है, क्या चीज इंडेस 109 में लिखी है, और क्या चीज इंडेस 107 में लिखी है? फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। बिकॉज लोग अक्सर डेफिनेशंस को, अक्सर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग को इंडेस 109 में ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन वो लिखा इंडेस 32 के अंदर होता है। तो ये पता होना कि क्या चीज कहां पे लिखी है, ये बहुत अच्छा ज्ञान माना जाता है आपके लिए, लाइफ के लिए। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के बारे में। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी एक पार्टी के लिए तो फाइनेंशियल एसेट है, और किसी दूसरी पार्टी के लिए, एक पार्टी के लिए क्या है? फाइनेंशियल एसेट है फॉर वन एंटिटी, और किसी दूसरी पार्टी के लिए या तो लायबिलिटी है या फिर इक्विटी है फॉर अनदर एंटिटी। हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट तो लक्ष्मण के साथ भी हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट सीता के साथ भी हुआ था। फाइनेंशियल एसेट लक्ष्मण के लिए भी थी और फाइनेंशियल एसेट सीता के लिए भी थी फॉर वन एंटिटी, और एक केस में राम की बुक्स में फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया था लक्ष्मण का लोन, और इक्विटी बन गया था सीता का लोन। तो किसी एक पार्टी की बुक्स में या तो लायबिलिटी या फिर इक्विटी, और किसी दूसरी पार्टी की बुक्स में ऑलवेज एसेट करके चलेगा। सिर्फ और सिर्फ वही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक पार्टी के लिए एसेट है और किसी दूसरी पार्टी के लिए या लायबिलिटी या फिर इक्विटी है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट के इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, राइटिंग में जरूरी नहीं कि हो, ओरली भी हो सकता है। अब जो चीजें कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं, जैसे कि इनकम टैक्स या फिर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इनकम टैक्स पेबल, एडवांस टैक्स पेड, ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एसेट नहीं होती, बिकॉज ये आपके आपके ऊपर किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पेबल या रिसीवेबल नहीं है, ये एज पर लॉ पेबल या रिसीवेबल हैं। तो ये इस वजह से हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होती। अब एक सवाल आता है कि कभी कभार ना गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है कि आप यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर दो, आप वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर दो, हम आपको सेल टैक्स इंसेंटिव दे देंगे, हम आपको फलाना इंसेंटिव दे देंगे। लेट्स से अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई वो निकाला कि अगर आप हिमाचल के किसी एक्स गांव में जाके इंडस्ट्रियल लगाते हो तो सरकार आपको इतने रुपए की टैक्स इंसेंटिव देगी, और किस एक ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड या बी लिमिटेड ने वहां पे जाके वो इन्वेस्टमेंट कर दी और वो सेल टैक्स इंसेंटिव ड्यू हो गया, तो अब क्या वो सेल टैक्स इंसेंटिव उस बी लिमिटेड या उस कंपनी की बुक्स में फाइनेंशियल एसेट की तरह या फाइनेंशियल एसेट की तरह दिखेगा या फिर अदर करंट एसेट या अदर एसेट की तरह दिखेगा? तो द आंसर इज वो फाइनेंशियल एसेट की तरह दिखता है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि वो राइटिंग में ना भी हो तो चलेगा। तो जो जब गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला कि सभी लोग, उस नोटिफिकेशन का मतलब है कि पूरी जनता, पब्लिक आमंत्रित है कि आप आओ और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको कंसिडरेशन में इंसेंटिव देंगे। इसका मतलब ये ओपन ऑफर होता है, जो भी बंदा ये काम करता है डीम्ड हो जाता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसने सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसलिए उस केस में वो इंसेंटिव फाइनेंशियल, आपके फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी। पहले लायबिलिटी और इक्विटी की चर्चा करते हैं, उसके बाद चलेंगे एसेट के ऊपर। तो हमने आपको बताया था कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है एनी लायबिलिटी जो क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्या है वो? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन
यानी कि वो कांटों वाला ताज राम ने जो पहना था वो है, तो फिर लाइबिलिटी है। किस चीज की ऑब्लिगेशन की? उसको कैश देना है, उसके पास ताकत नहीं थी। लक्ष्मण ने थर्ड इंस्टॉलमेंट में मना कर दिया था कि जा, मेरे को नहीं चाहिए, तो उसके पास कैश ताकत नहीं थी, यानी कि उसका ऑब्लिगेशन था कि उसको कैश देना है या फिर कोई और फाइनेंशियल एसेट देना है। अगर वो मोबाइल भी देता तो क्या आप उसको सेल ऑफ मोबाइल मान लेते पहले डे वन पे उस ट्रांजेक्शन को? द आंसर इज नो। वैसे तो मोबाइल इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। अदर फाइनेंशियल एसेट का मतलब है कि उसका किसी पार्टी से रिसीवेबल था, उसने वो दे दिया, तो या फिर उसने कोई अदर फाइनेंशियल एसेट या फिर अपना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह उसको दे दिया। दूसरा, और एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, इसको थोड़ी सी देर में देखेंगे। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होना है। ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होने से मतलब क्या है कि जैसे कि जो हमने देखा था एग्जांपल, ये वाला कन्वर्ट कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वाला हमने एग्जांपल देखा था। जो लक्ष्मण के दो केसेस थे, पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट, वो दोनों ही नॉन डेरिवेटिव केसेस थे और उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर इन्वॉल्व थे। तो यही वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और केस नॉन डेरिवेटिव का है जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन्वॉल्व है, तो उस केस में वो ट्रांजेक्शन आपकी क्या बन जाएगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। डेरिवेटिव वाला थोड़ी देर में अभी देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऑब्लिगेशन है कैश को डिलीवर करने का या अदर फाइनेंशियल एसेट को डिलीवर करने का, या फिर अगर ट्रांजैक्शन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हो रही है और वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने पड़ रहे हैं, तो उस केस में वो लायबिलिटी बन के चलता है। अब यही डेफिनेशन आप इक्विटी की पढ़ लो। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है? जब बोथ कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट जिसकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कि कैश डिलीवर करना है, जहां पे सीता का केस था। इसको पेंडिंग कर देते हैं, अभी एक साथ देखेंगे। अगर ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात करें नॉन डेरिवेटिव की, तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वेरिएबल नंबर ऑफ, यानी कि आपको फिक्स नंबर देने, वेरिएबल नंबर नहीं देने, इसका मतलब आपको फिक्स देने हैं। तो फिक्स के केस में क्या हो जाएगा? इक्विटी हो जाएगा, जो हमने कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का केस नंबर 1 देखा था। डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन की ये वाली लेग्स क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं डेरिवेटिव वाले पार्ट पे कि डेरिवेटिव का किस तरीके से होता है। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? हाँ, ये रे। जी, नंबर 4। अगर मैं बात करूं एक डेरिवेटिव की, तो दोस्तों डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव आपको या तो एक राइट देता है या फिर एक ऑब्लिगेशन देता है। या तो आपके पास एक राइट आ जाएगा किसी एक डेरिवेटिव से, या कोई एक ऑब्लिगेशन आएगा इन एक्सचेंज ऑफ सम कंसिडरेशन। स्टैंडर्ड में डेफिनेशन ये बिल्कुल नहीं लिखी है, ये मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। स्टैंडर्ड में अलग ही डेफिनेशन है जो इस डेफिनेशन से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। तो डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, देयर आर वेरियस। जैसे अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करा, तो आपने क्या करा? आपको लगता था कि आपको लगता था दाम बढ़ जाएगा फ्यूचर में, सामने वाली पार्टी को लगता था नहीं दाम गिर जाएगा फ्यूचर में, तो आपने एक एक्स प्राइस पे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया कि अगर इससे ऊपर जाता है तो मेरे पास राइट है कि मैं इस प्राइस पे दाम खरीद सकता हूं। और सामने वाली पार्टी ने फॉरवर्ड सेल कर दिया, तो उसकी ऑब्लिगेशन है कि अगर आप खरीदते हो तो आपको इस दाम पे बेचना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर दाम नीचे जाता है, तो सामने वाली पार्टी के पास राइट आ जाएगा कि वो आपसे उस दाम पे खरीद सकता है, आपको बेच सकता है और आपको उसी दाम पे खरीदना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव इज समथिंग जहां पे स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है, जहां पे आपको हेजिंग में भी यूज होता है, नॉट ऑल द केस ऑफ स्पेकुलेशन, पर डेरिवेटिव में आपके पास एक अधिकार भी आता है और एक ऑब्लिगेशन भी आ जाता है।
कुछ वन साइडेड डेरिवेटिव्स भी हैं, जैसे ऑप्शन में कॉल ऑप्शन के अंदर सिर्फ वैरायटी आता है तो उसमें हमें प्रीमियम देना पड़ जाता है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर ए ने शर्त लगाई बी के साथ कि भाई 2 महीने बाद गोल्ड का रेट 50,000 रुपए से ज्यादा होगा, तो बी ने कहा नहीं होगा 50,000 रुपए से ज्यादा। तो 2 महीने के बाद जब गोल्ड का रेट जितना ज्यादा चला गया, लेट से अगर 55,000 चला गया, तो ए को 5,000 मिल जाएंगे और बी की जेब से 5,000 चले जाएंगे। इसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट। ए या फिर ये भी कर सकता है कि 55,000 की चीज 50,000 में खरीद ले और बी को घाटा हो जाएगा कि जो चीज बाहर 55 की बिक रही है उसने 50 की बेच दी। और अगर वही दाम 2 महीने बाद हो गया 46,000, तो ए को 4,000 देने पड़ जाएंगे और बी को 4,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। इस ग्रॉस सेटलमेंट कैसे होती कि भाई जो चीज बाहर 50 में, हाँ, ए ने जो जो चीज बाहर ए 50 की खरीद सकता था, बेच सकता था, उसने 46 की बेची और बी को फायदा क्या हो गया कि वो जो चीज बाहर 50 की मिल रही थी उसने 46 की खरीदी, तो उसको सॉरी 6,000 रुपीज का 6,000 रुपीज का यहाँ पे इसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट। तो अब जब जिस दिन इन्होंने शर्त लगाई, लेट से 1 जनवरी को इन्होंने शर्त लगाई और 28 फरवरी की इनकी ड्यू डेट थी 2 महीने बाद की, तो जिस दिन इन्होंने शर्त लगाई उस दिन गोल्ड के दाम में ऊपर नीचे बहुत सारा फ्लक्चुएशन चलता रहेगा 1 महीने में। अब ये जो ऊपर और ये जो नीचे बार बार होगा, इससे क्या होगा, सिचुएशंस ए के लिए भी फेवरेबल कभी होंगी, कभी बी के लिए फेवरेबल हो जाएंगी। अगर बी के लिए फेवरेबल हो जाएंगी तो ए के लिए अनफेवरेबल हो जाएंगी। तो जैसे जैसे इसमें मूवमेंट आएगी वैसे वैसे ए की दिल की धड़कनें और बी के दिल की धड़कनें तेज होती रहेंगी कि साहब अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पांच जैसे 55 हो गया, ए के घर में मिठाइयां बढ़ गई, देखो 5,000 आने वाले हैं, 5,000 आने वाले हैं। जैसे ही अगले मूवमेंट पे 46 हो गया, ए के घर में सब मिठाइयां के डब्बे बंद हो गए, छीन ली गई कि भाई 6,000 जाने वाले हैं, 6,000 जाने वाले हैं। तो जब सिचुएशन फेवरेबल होगी, ये इस सिचुएशन को क्या बोलूंगा मैं कि ये ए के लिए फेवरेबल है, फेवरेबल फॉर ए, ये सिचुएशन एंड अनफेवरेबल फॉर बी। ये सिचुएशन क्या है, ये है अनफेवरेबल फॉर ए एंड फेवरेबल फॉर बी। तो जब सिचुएशन ए के लिए फेवरेबल होंगी तो ए क्या करेगा, ए अकाउंटिंग एंट्री क्या करेगा, ए कहेगा कि साहब मेरे लिए फेवरेबल है तो मेरे को पैसा मिलेगा डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट टू पी&एल। और जब अनफेवरेबल, और यही जब बी के लिए अनफेवरेबल थी तो बी एंट्री क्या करेगा कि मेरा पेबल है पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, कि भाई और लगाओ शर्तें, आ गया ना पी&एल में हिट। तो इस तरीके से फेवरेबल और अनफेवरेबल की कहानी चलेगी। अब इनका सेटलमेंट ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कैसे हो सकता है, देखो अगर जो ये 5,000 और 4,000 6,000 जो भी है, अगर इसका सेटलमेंट जस्ट 28 फरवरी को ये लोग कहते हैं कि हम अपना इक्विटी शेयर देके कराएंगे, तो वो तो इक्विटी ट्रांजेक्शन नहीं है। वो 1 जनवरी को अगर मैं पूछूं तो स्टिल इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। इवन 27 फरवरी को भी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी थी, 28 को भी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी थी, बट उस फाइनेंशियल लायबिलिटी का सेटलमेंट इक्विटी के थ्रू हुआ, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी टू इक्विटी की एंट्री 28 फरवरी को हो जाएगी, बट द नेचर ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इज स्टिल अ लायबिलिटी। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपने लेट्स से एक कॉन्ट्रैक्ट करा, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय इक्विटी शेयर या टू इशू इक्विटी शेयर। आपने, हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा टू इशू इक्विटी शेयर, क्या आप इक्विटी शेयर को इशू करोगे कितने पे, एट द रेट
₹10 आप इक्विटी शेयर इशू करोगे। कितने शेयर इशू करोगे? 10,000 इक्विटी शेयर आप इशू करके चलोगे। और कितने रुपए पे? कितने रुपए हो गए? 1,00,000 रुपए। आपने सामने वाली पार्टी को एक राइट दे दिया। फॉरवर्ड की जगह मैं इसको कॉल लिख देता हूं, तो ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। आपने सामने वाली पार्टी को एक कॉल ऑप्शन दे दिया कि भाई जब तुम चाहो तुम आ जाना और 10,000 रुपए, 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से मेरे से ले जाना, मैं अपने इक्विटी शेयर आपको दे दूंगा, लेकिन जब वो पार्टी आएगी तब। और क्योंकि आपने उसको अधिकार दिया है तो इसके बदले में आपको कुछ मिला होगा। वो लेट से आपको मिल गए 5,000 रुपए प्रीमियम। आपको मिल गया 5,000 रुपए का प्रीमियम। अब अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को देखूं तो आपने 1,00,000 रुपए की जो ये ट्रांजेक्शन करी, इसका अमाउंट जो था वो फिक्स्ड था 1,00,000 रुपए। द आंसर इज यस। जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो भी फिक्स थे 10,000 रुपए। द आंसर इज यस। तो क्योंकि दोनों चीजें फिक्स थी तो ये ट्रांजेक्शन एक इक्विटी ट्रांजेक्शन हो गई। आप ये जो 5,000 मिले हैं इसको P&L में ना लेके जाके सीधा इक्विटी के अंदर ले जाओगे। कहां ले जाओगे? इक्विटी के अंदर। एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू अदर इक्विटी। इक्विटी का मतलब, आप इक्विटी का कंटेक्स्ट समझो इंडेस का। इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ही बढ़ा दो। इक्विटी का मतलब है इंडेस वांट अस टू से कि ये ट्रांजैक्शन पीएनएल के थ्रू रूट नहीं होगी, ये डायरेक्ट रिटेन अर्निंग का पार्ट बन जाएगी। दैट्स ऑल। ये ट्रांजैक्शन डायरेक्ट रिटेन अर्निंग का पार्ट बन जाएगी, बिकॉज ये जो पैसा लिया जा रहा है या ये पैसा दिया जा रहा है ये शेयर होल्डर्स के साथ, शेयर होल्डर्स वेल्थ के साथ लिया दिया जा रहा है। इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आपने किसी को कहा कि साहब तुम मुझे 5,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को वादा करता हूं कि जब भी तू आएगा आज से 2 महीने में मैं तेरे को इक्विटी शेयर दे दूंगा, एज गुड एज शेयर वारंट हो गए। तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो गई? उसमें ये थोड़ा ना कि मेरे को कोई गेन हो गया, वो तो मैंने शेयर इशू करने हैं, मैंने उसका पैसा ले लिया आज थोड़ा सा एडवांस प्रीमियम करके, वो कोई गेन वेन थोड़ा ना हो गया मेरे को। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहता कि तुम मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें एक राइट देता हूं कि अगर मेरे शेयर का दाम इतना ऊपर नीचे चला गया तो हम उसके अकॉर्डिंग गेन लॉस जो आएगा मैं आपको उसका भुगतान अपने इक्विटी शेयर से करूंगा। दैट इज वी कॉल्ड समथिंग स्पेकुलेशन, कि आप स्पेकुलेशन के थ्रू कमाना चाह रहे थे। तो जो भी नफा नुकसान होगा उसको हम P&L में दिखाएंगे। उसको कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। तो अब इस कंटेक्स्ट में हम बाकी की पेंडिंग डेफिनेशन के पास चलते हैं। जो हमने पेंडिंग छोड़ी थी उसके पास चलते हैं वापस से, कि साहब अगर सेटलमेंट ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव है तो लाइबिलिटी बनने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? अदर देन फिक्स अमाउंट ऑफ कैश एंड फिक्स नंबर ऑफ एंटिटी ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर वो फिक्स नहीं है, इफ फिक्स्ड, फिक्स का से मेरा मतलब है बोथ फिक्स देन इक्विटी। तो इक्विटी में यहां फिक्स लिखा होगा, इंस्ट्रूमेंट में सेटल इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और डेरिवेटिव के केस में सेटल ओनली विद फिक्स अमाउंट और फिक्स नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये लिखा कि अगर लायबिलिटी है और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो वो लायबिलिटी बन जाएगी। यहां पे लिखा हुआ है कि भैया क्या नहीं होना चाहिए? ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टांस वाली कहानी आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी होती है तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एसेट की। तो फाइनेंशियल एसेट क्या है? फाइनेंशियल एसेट कैश है। कैश फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे है? तो अगर आपने ना कभी एक नोट देखा हो तो नोट पे ना लिखा होता है कि मैं धारकों को वचन देता हूं। तो अगर आपके लिए एसेट है तो उस गवर्नर के लिए, आरबीआई के गवर्नर के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि आप किसी को भी पेश कर दोगे वो नोट, अगर उसने मना कर दिया तो आरबीआई गवर्नर वुड बी लायबल टू पे यू। तो इसलिए आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है और सरकार के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर आपने किसी की इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसने करी थी इन्वेस्टमेंट? ये सीता ने करी थी। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, यहाँ क्या था? वर्ड ऑब्लिगेशन, तो यहाँ क्या हो गया? राइट, क्योंकि ये एसेट है। बिल्कुल रेप्लिका होगी उसकी। द रिसीव
कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट लक्ष्मण के लिए फ्रॉम अनदर एंटिटी, और या फिर एक्सचेंज करना फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी जहां पे फेवरेबल हो, जो अभी ए और बी वाला हमने एग्जांपल देखा। अगर ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट नॉन डेरिवेटिव है तो वेरिएबल नंबर अगर है तो फाइनेंशियल एसेट है, इसमें रिसीव्ड होगा, रिसीव वेरिएबल नंबर तो फाइनेंशियल एसेट है, इफ अदरवाइज इक्विटी, जैसे कि बायबैक ऑफ शेयर। और अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश और फिक्स्ड नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है सेटल अदर देन बाय, तो फिर फाइनेंशियल एसेट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, इक्विटी होगा। अब ये वाली टेबल को भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि इक्विटी के लिए अगर सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो रही है तो दो चीजें बड़ी ही गहन इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। वो क्या है? नंबर वन, अगर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है या फिर नॉन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है। डेरिवेटिव के केस में दो चीजें फिक्स होना बड़ी जरूरी है। नंबर एक अमाउंट, नंबर दो नंबर ऑफ शेयर। नॉन डेरिवेटिव के केस में ओनली नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होना जरूरी है। तो जब ये दोनों चीजें फिक्स होंगी तो इक्विटी होगा, जब ये वाली चीज फिक्स होगी तो इक्विटी होगा, अदरवाइज वो लायबिलिटी होगा। एक फिक्स एक वेरिएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी, दोनों फिक्स इक्विटी, एक वेरिएबल एक फिक्स लायबिलिटी, दोनों वेरिएबल फिर लायबिलिटी। तो इक्विटी वो कब हुआ? इक्विटी वो हुआ सिर्फ और सिर्फ जब दोनों फिक्स हुए, तभी वो इक्विटी हुआ, तो वो तभी ही होगा। राइट ऑप्शन वारंट की एक बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड में लिखी, इन मॉड्यूल में लिखी थी ये वाली बात कि राइट ऑप्शन वारंट अगर फिक्स नंबर ऑफ एंटिटी ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए इशू हो रहा है। भैया आपने राइट या फिर ऑप्शन या फिर वारंट दिए और फिक्स नंबर के लिए दिए, जो हमने भी एग्जांपल दिया था ओन फिक्स नंबर में दिए एंटिटी ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए, जिसका फिक्स अमाउंट था किसी भी करेंसी का, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है अगर आपने सभी को वो दिया है तो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में ना एक चीज आ जाती है, एक फैक्टर आ जाता है करेंसी का फैक्टर, कि कभी क्योंकि उसका जो अमाउंट है वो रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से ना डिफर कर जाएगा। तो हमने ये बात बोली कि साहब अगर आपने किसी भी करेंसी में उसे फिक्स कर दिया तो इसका मतलब है आपका कंटेक्स्ट ये था, यू जस्ट नीड योर मनी एंड इशू सम शेयर्स। इसके अलावा आपका कोई कंटेक्स्ट नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि डॉलर 70 था आज 75 हो गया, कल 84 हो गया, उसकी वजह से अमाउंट बढ़ गया, नंबर ऑफ शेयर में चेंज आ गया, हम वो समझते हैं। लेकिन अगर आपने एटलीस्ट डॉलर में भी फिक्स कर दिया था, दैट मीन योर कंटेक्स्ट इज, जो आपकी इंटेंशंस थी वो बड़ी क्लियर थी कि आपको डॉलर लेना है और इक्विटी शेयर देना है। लेकिन IAS 32 ऐसी बात नहीं बोलता, वो ये कहता है कि अगर आप डॉलर के अंदर ऐसा कुछ कर रहे हो तो देयर इज समथिंग डेरिवेटिव इन्वॉल्व, तो जहां पे वो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाता है वो उसको इक्विटी बनने नहीं देता। ये वही राम की कहानी, राम की दुख दुख दर्द कहानी, कि अगर एंटिटी अवॉइड नहीं कर सकती पेमेंट ऑफ कैश, लेकिन वो नॉन फाइनेंशियल आइटम बोले तो जो हमने फोन का एग्जांपल लिया था, तब भी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। कि अगर आपने किसी को पैसे देने थे, आपने पैसे नहीं दिए, आपने उसको फोन दे दिया अपना कंसिडरेशन के सेटलमेंट के लिए, तो क्या वो सेल ऑफ फोन का एग्रीमेंट हो जाएगा? द आंसर इज नो, वो अभी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी का ही एग्रीमेंट रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये हम तब करेंगे जब हम डेरिवेटिव की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव का पॉइंट आएगा, वो हम तभी डिस्कस करके चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेशन एस्पेक्ट्स क्लियर हुए होंगे। इनको समझना बड़ा जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि जब आप इनको समझ जाओगे ना 32 के कंटेक्स्ट में, तब आपको 109 में मजा आएगा कि हाँ यार ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी किस तरीके से क्या कहते हैं कहाँ कहाँ क्लासिफाई हो रही है। तो पहले ट्रांजैक्शन को जब आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि हाँ ये लायबिलिटी है, इक्विटी है या एसेट है, क्योंकि इक्विटी ना कभी भी 109 तक नहीं जाता, वो 100 इंडेक्स 32 तक ही रह जाता है बेचारा। तो इसलिए आपको इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। आई होप आपको जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, एंड दैट डेफिनेशंस वीडियो, दैट कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं
कि मैं अपना कंटेंट आप लोगों के लिए और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ऐसे कौन कौन से ऐसे पेन एरियाज हैं आपके इंड एस IFRS को लेके, सो डैट हम उस पे मैं उन इश्यूज को एड्रेस कर सकूं। थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है, चाहे RTP में है, MTP में है, बैक डेटेड है, फॉरवर्ड डेटेड है, पास्ट एग्जामिनेशन है, किसी भी डेटेड है, उन सबको इकट्ठा करके सॉल्यूशन के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा अगली वीडियो के लिए। बने रहिए। थैंक यू। बाय बाय।